नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 8। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जारी एनकाउंटर में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। सुबह 2 जवानों के शहीद होने की खबर आई थी, लेकिन इस एनकाउंटर में घायल हुए 3 जवानों को भी नहीं बचाया जा सका। सेना के मुताबिक ऑपरेशन 3 मई को शुरू हुआ। राजौरी के कंडी इलाके में जंगलों में आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। आज सुबह 7:30 बजे से एनकाउंटर शुरू हुआ। आतंकवादी एक गुफा में छिपे हैं। ये इलाका काफ़ी हरा भरा है और यहाँ पहाड़ियाँ भी हैं। आतंकियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में सेना के विशेष बल, पैराट्रूपर्स भी शामिल हैं। इससे पहले 20 अप्रैल को पुंछ जिले में सेना के ट्रक पर आतंकियों का हमला हुआ था और इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने पाकिस्तान को आतंक उद्योग का प्रवक्ता करार दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि एससीओ सदस्य देश के विदेश मंत्री के तौर पर बिलावल भुट्टो का स्वागत है, लेकिन आतंक उद्योग के प्रवक्ता के तौर पर हम उनकी बातों को खारिज करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद के पीड़ित और साजिशकर्ता एक साथ बैठकर बातचीत नहीं कर सकते। पाकिस्तान की विश्वसनीयता उनके विदेशी मुद्रा भंडार से भी तेजी से गिर रही है। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter, I mean, I would say Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. और इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस से बात करते हुए काफी तल्ख तेवर दिखाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानों पर। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान की मीडिया से बात करते हुए कई ऐसे बयान दिए जिस पर भारत को सख्त एतराज है। एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को टेरर फैक्ट्री का स्पोक्स पर्सन तक कह दिया और उनकी बातों को खारिज किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का विक्टिम है। इस पर विदेश मंत्री का कहना है कि जो टेररिज्म का विक्टिम होता है वो टेररिज्म के परपेट्रेटर्स के साथ बैठता नहीं और उसको लेजिटिमेट करने की कोशिश नहीं करता। साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने श्रीनगर में G20 कार्यक्रम के आयोजन पे जो ऐतराज जताया, उस पर विदेश मंत्री का सीधे तौर पे कहना था कि G20 से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं और न ही श्रीनगर से कोई लेना देना है। 370 की बात पर उन्होंने कहा कि ये इतिहास बन चुका है और कोई जितना जल्दी इसे समझ ले वो उतना अच्छा है। तो कुल मिलाकर बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो कश्मीर का एजेंडा हो या आतंकवाद पे जो अपना एक जो हिपोक्रेसी की बात हो उसको करने की जो कोशिश की है, उसको भारत के विदेश मंत्री ने सिरे से खारिज किया है और काफ़ी तल्ख जो तेवर है वो दिखाया है। यहाँ तक कहा कि जो एससीओ मेंबर कंट्री के तौर पे जो विदेश मंत्री वो हैं उनके तौर पे उनका यहाँ पे स्वागत रहा, लेकिन अगर वो आतंकवाद को लेकर और उसको लेकर जो भारत का रुख है उस पर सवाल उठाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये मुनासिब नहीं है। तो बहुत सी कड़ा स्टेटमेंट और जाहिर सी बात है कि जो एक उम्मीद की जा रही थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी के इस दौरे से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर जमी बर्फ़ पिघलेगी, बिलावल भुट्टो जरदारी के बयानों ने उसे और ज़्यादा दुरूह कर दिया है, मुश्किल कर दिया है और इसलिए भारत के विदेश मंत्री को इतने कड़े बयानात जो हैं वो देने पड़े हैं। 2 मई को एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले शरद पवार ने आज अपना इस्तीफा वापस ले लिया। एनसीपी की कमेटी ने आज शरद पवार का इस्तीफा खारिज कर दिया था और उनसे इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध किया। शरद पवार के इस्तीफे वापस लेने के ऐलान के साथ ही एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। शरद पवार ने कहा है कि आप सबकी भावना का अनादर नहीं कर सकता, आप सबके प्रेम और वरिष्ठ नेताओं की ओर से
पास किए गए प्रस्ताव का मान रखते हुए फैसला वापस लेता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी को आगे ले जाने के लिए उत्तराधिकारी कैसे तैयार हो ये मैं देखूंगा। तो हम देख सकते हैं कि ये कार्यकर्ता यहाँ पे बहुत खुश हैं और वाकई में तमाम राजनीतिक दलों ने जो विपक्ष किए हैं उन्होंने शरद पवार को फ़ोन कर दबाव बनाया था एक तरह से, और शरद पवार ने कहा कि अब मैं किसी का नादर नहीं करूंगा। ये सुन लेते हैं क्या कहा। अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा अध्यक्ष राहून निवृत्त होण्याचा निर्णय माझे घेत आहे। और अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के रेनोवेशन पर हुए खर्च को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकारी बंगले को बादशाहों का महल सा बना दिया है, जिसमें दरवाजे तक सेंसर वाले लगाए गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हम आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि ये असली चेहरा उनका दिख रहा है। उन्होंने केजरीवाल के बंगले की तुलना सद्दाम हुसैन और किम जोंग उन से भी की। याद है उन्होंने 2 बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में कुछ छपवा के अपने को दिखाया था ना कि वो कितने बड़े इंटरनेशनल फिगर हैं। पर अब तो कुछ ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सद्दाम हुसैन के मकान में जिस ढंग की चीजें दिखाई पड़ती थी, चर्चा में आती थी, या किम जोंग उन के मकान में जिस ढंग की चीजों के चर्चाएं आती थी, अब तो उसके समकक्ष आती दिखाई पड़ रही है। मतलब मानना पड़ेगा कि वो क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल ही नहीं बन गए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर की उन्होंने स्थिति प्राप्त कर ली है दुनिया को दिखाने के लिए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज कहा है कि दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों की सारी मांगें मान ली गई हैं और उन्हें दिल्ली पुलिस को निष्पक्ष जांच पूरी करने देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैं प्रदर्शन कर रहे सभी खिलाड़ियों से अनुरोध करता हूं कि अपनी मांगें आपकी मान ली गई हैं। अदालत ने भी निर्देश दे दिया है, उन्हें निष्पक्ष जांच पूरी होने देना चाहिए। खेल मंत्री ने कहा है कि दिल्ली पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां तक खिलाड़ियों के मांगों का सवाल है, मैं यही कहूंगा, निष्पक्ष चुनाव की बात कही थी, आईओए वो भी करवाने वाला है। एक कमेटी के गठन करने की बात कही थी, वो भी कर दी गई है। एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई, दिल्ली पुलिस ने वो भी कर दी। निष्पक्ष जांच चाहते थे, दिल्ली पुलिस वो भी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना निर्णय दे दिया है। मेरा आग्रह सभी जो कुछ खिलाड़ी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि जो जो उनकी मांगे थी लगातार उनको पूरा किया गया है। कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया है और वो निष्पक्ष जांच को पूरा होने दें और दूध का दूध पानी का पानी और कड़ी कार्रवाई जो भी होगा वो करने का काम दिल्ली पुलिस करेगी कानून के तहत। मणिपुर में हालात कुछ संभले हैं, लेकिन तनाव की स्थिति बरकरार है। मणिपुर सरकार ने हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए हुए हैं। हिंसा के चलते मणिपुर में इंटरनेट बंद है। मणिपुर के 8 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ है। मणिपुर के राज्यपाल ने कहा है कि वे हिंसक घटनाओं से काफी दुखी हैं और लोगों को शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील करती हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें पुलिस वालों के सामने ही कैदी टिल्लू ताजपुरिया पर हमला करते दिख रहे हैं। शुरुआत में कुछ पुलिसकर्मियों ने कैदियों को रोका, लेकिन बाद में पीछे हट गए और टिल्लू ताजपुरिया पर नुकीले हथियारों से हमला होता रहा।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री मोदी को बैस्टिल डे परेड पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। इमैनुअल मैक्रोन ने ट्वीट में लिखा है कि प्रिय नरेंद्र, 14 जुलाई की परेड के सम्मानित अतिथि के रूप में आपका पेरिस में स्वागत कर मुझे बहुत खुशी होगी। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी भी फ्रांसीसी समकक्षों के साथ परेड में हिस्सा लेगी। आधिकारिक बयान में लिखा है कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। बैस्टिल डे फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। इसे हर साल 14 जुलाई को मनाया जाता है। और इसी के साथ फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।